हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आपको अपने YouTube चैनल ज्ञान कंसे में स्वागत करता हूँ। होप सो आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंडिया का फाइनेंशियल और शेयर मार्केट का ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है, जो है जोमेटो का आईपीओ। आज हम जोमेटो के आईपीओ के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कंपनी की अभी तक की जर्नी क्या रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल किस बेस पे है, उसका ऑर्डर प्राइसिंग क्या रहता है, फिर फाइनेंशियल्स और प्रमोटर की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक फाइनली आपको एक रिव्यू देंगे कि इस आईपीओ में आपको एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, और इस बेस पे आप अपना डिसीजन ले सके। सो होप सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक पहुंचती रहे। और जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी तक आपने हमारे जो वीडियो है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी और हौसला मिले और हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। और प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको न्यू न्यू जो अपडेट्स है वो वीडियो की मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो, जोमेटोज आईपीओ। जोमेटो का आईपीओ जो है वो एक सिर्फ आईपीओ नहीं है, एक स्टार्टअप का रिवोल्यूशन है। बिकॉज इस आईपीओ के बेस पे बहुत सारे स्टार्टअप अपने आईपीओ प्लान करने वाले हैं, जिसमें पॉलिसी बाजार हो गया, डिलीवरी हो गया, नायका हो गया, सब इस आईपीओ पर नजर बनाए रखे हैं कि इसको जोमेटो के आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर जोमेटो का आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो भी उनको भी शायद अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकेगा, राइट। सो इस आईपीओ पर अगर पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके जो स्टार्टअप का है एक और दो एग्जांपल देना चाहता हूँ आईपीओ का, जो आप इसके बेस पे आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टअप के आईपीओ में किस तरह के इश्यू हो सकते हैं। स्टार्टअप का आईपीओ में मैं आपको एक एग्जांपल लेना था, मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जो अभी तक इंडिया में लिस्टेड नहीं है बट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मेक माई ट्रिप में कैसा है हुआ था कि उन्होंने जब आईपीओ 2010 में लाया था, उसमें $14 के आसपास लाया था। लिस्टिंग गेन अच्छा था, 70% तक इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन मिला था। बट अभी तक कंपनी $29 और $24 के आसपास ही उसका शेयर प्राइस रन कर रहा है, जो इन्वेस्टर को वैल्यू नहीं दे पाया है। बिकॉज कंपनी ने बहुत सारे लॉसेस किए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, एक टेक्निकल होने के बावजूद भी अभी तक कंपनी ने अभी तक लॉस ही बेयर किया है, प्रॉफिट नहीं लाया है। तो स्टार्टअप में एक ये इशू रहता है। सेकंड में आपको एक और अच्छे स्टार्टअप के एग्जाम देना चाहता हूँ, मैक्यानो करके, जो चाइना का एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप है। सेम जो जोमेटो के बेस मॉडल पे ये काम करता है, सिर्फ चाइना में ही वो ऑपरेटिव है। तो उसका जो आईपीओ जो है $69 हांगकांग डॉलर के आसपास आया था, और आज के कुछ $264 to $269 के आसपास उसका प्राइस चलता है। तो जब वो, और उसका लिस्टिंग गेन सिर्फ ओनली 5% था, बट उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, उनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा था। बट अभी तक कंपनी लॉस में है, बट स्टिल कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं आई है, बट उनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर उन्होंने $60 बिलियन का रेवेन्यू ग्रोथ, यूएस डॉलर का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया इंडिया के हिसाब से होता है। सो इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट अभी तक प्रॉफिट नहीं है, बट फिर भी इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न मिला है। सो होप सो जोमेटो का जो केस है वो सेकंड में है, बिकॉज इसमें भी लॉसेस बहुत ज़्यादा है, और अभी तक कंपनी ने कोई प्रॉफिट की कोई गुंजाइश अभी लगती नहीं है। सो होप सो इस सेकंड में ये फॉल करे और इन्वेस्टर को इसमें वैल्यू मिले। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जोमेटो के आईपीओ की कंडीशंस क्या क्या है। अभी तक कंपनी ने जो आईपीओ लाया है उसकी प्राइस में 72 से 76 रुपीज़ रखी है, 72 के 76 के बीच में रखी है, और लगभग एक लॉट में 195 शेयर्स है उनके, राइट। और उनकी जो तारीख जो है, जो जोमेटो स्टार्ट होने वाला है, 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में रखा हुआ है। तो इस दौरान आप आईपीओ की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि आईपीओ की एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो हमने हमारे एक वीडियो बनाया है आईपीओ कैसे अप्लाई करें, उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप समझ सके कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ की एप्लीकेशन हमें कैसे करनी है। सो इस तरह से आप आईपीओ की एप्लीकेशन कर पाएंगे, अगर इस तारीख के बीच में, 14 से 16 के बीच में आप उनकी एप्लीकेशन कर पाएंगे। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि उनका अभी तक की जर्नी क्या रही है। जो ये कंपनी जो है वो दो फाउंडर ने चालू किया था, एक पंकज चड्डा जी है और एक दीपेंद्र गोयल जी है। उन्होंने स्टार्ट किया था, वो दोनों बैन एंड कंपनी में जॉब करते थे। बैन एंड कंपनी में जब जॉब करते थे तो उनको एक खाली टाइम में, उनको मतलब ऐसा ही जब ब्रेक होता था तभी वो जाते थे, देखते थे कि रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ रहती है, ऑर्डर टाइम पर नहीं मिलता है, डिलीवरी टाइम पर नहीं मिलती है, तो
तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें कि हम इससे लोगों को जल्दी से जल्दी फूड डिलीवरी करवा पाए। तो उन्होंने foodie.com करके उन्होंने एक इंटरनेट पे एक वेबसाइट खोली और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इतने भी आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट थे वो रेस्टोरेंट को सबका मेन्यू जो है वो उन्होंने उस वेबसाइट में डाल दिया। सो वेबसाइट में जैसे ही डाला तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और वो जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ग्रो करता गया। जैसे वो प्लेटफॉर्म ग्रो करता गया तो उन्होंने फिर बाद में उसे धीरे धीरे मेट्रो सिटी में भी एक्सपांड करते रहे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब जगह उन्होंने एक्सपांड करते रहे, राइट। सो 2008 में इस foodie.com का स्टार्ट हुआ और वही foodie.com बाद में जाके जोमेटो बना। फिर 2010 में उन्होंने पैन इंडिया बेसिस पे एक्सपांशन चालू किया, मतलब इंडिया बेस पे पूरा लेवल पे उन्होंने एक्सपांड चालू किया। तो उसी दौरान उनको उसी 2010 में $1 मिलियन US डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है इन्फोएज से मिला। इन्फोएज जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है Naukri.com की, उसी के ही जो फाउंडर है संजीव बिखचंदानी, उन्होंने इस कंपनी को 1 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो डॉलर का इन्वेस्टमेंट उनको दिया था। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ऐसा था कि जब संजीव बिखचंदानी को कुछ खाना था तो उन्होंने फूडी बे जो उनका जो ऐप वेबसाइट था उस पर उन्होंने वो सर्च मारा और उसमें उनको ऑर्डर जो भी था वो किया। तो उनको वो जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत अच्छा लगा। तभी उन्होंने इसका डोमेन फाइंड आउट किया कि डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो डोमेन रजिस्टर्ड जो निकला वो दीपेंद्र गोयल के नाम पे निकला। तो उन्होंने फिर उनको मेल किया और फाइंड आउट किया कि भैया अगर बिजनेस एक्सपांशन करना है या फिर आपको और बिजनेस में ग्रोथ लानी है और उसके लिए फंडिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दीपेंद्र गोयल ने भी उनको रिप्लाई किया और फिर बाद में उनका कांटेक्ट बना और 2-3 दिन में के अंदर ये पूरी डील $1 मिलियन की US डॉलर की वो हो गई। सो उसी तरह से आपने देखा होगा कि इन्फोएज 2010 से अभी तक इसके साथ बना हुआ है, जोमेटो के साथ बना हुआ है और उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज जो $1 मिलियन US डॉलर था वो आज के टाइम में 1 बिलियन के आसपास हो गया, बिकॉज जोमेटो का खुद का वैल्यू बिलियंस में हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चाहिए तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म बनना के रहना पड़ेगा। जैसे जोमेटो का IPO का न्यूज आया कि भाई आने वाला है तो 2 महीने के अंदर जो इन्फोमेज का शेयर ही है खुद वो 30% 40% के आसपास दौड़ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फोएज का जो अभी शेयर है जो आज के टाइम में 1-2 महीने पहले 4000 के आसपास या 4000 के नीचे था वो अभी 5500 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। सो इस तरह से इन्फोएज को भी बहुत सारा उसमें फायदा हुआ। फिर 2012 में कंपनी जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनी और इस दौरान उन्होंने मोबाइल ऐप चालू किया और इसमें इन्होंने फिर जितने भी रेस्टोरेंट थे इंडिया के उन सब के मेन्यूज उसमें डालना चालू किया। 2012 में उन्होंने क्या किया कि एक्सपांड किया, नॉट ओनली इन इंडिया में तो ऑलरेडी उनका हो रही था। उन्होंने फिर बाद में अदर्स कंट्रीज जैसे दुबई, न्यूजीलैंड में कर लिया, श्रीलंका में कर लिया, बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने एक्सपांशन स्टार्ट किया। अप्रैल 2020 में जोमेटो जो है वो जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड बन गया अप्रैल 2020 में और अप्रैल 2021 आते आते वो जोमेटो लिमिटेड हो गया जो आज के टाइम उसका नाम है। इसी दौरान उन्होंने 2021 में अनाउंसमेंट किया कि जो ग्रोफर्स जो ग्रोसरी प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी को एक्वायर करने वाले। अभी उनका जो अप्रूवल जो है अपना कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया से उनका अप्रूवल की है और उसके बाद उसका डील कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी तक जर्नी में देखेंगे तो जोमेटो ने 24 कंट्रीज में एक्सपांशन कर लिया है, 10,000+ सिटीज जो ग्लोबली है उसमें एक्सपांशन किया हुआ है। सो इस तरह से 2008 से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में इतना सारा उन्होंने एक्सपांशन कर दिया है, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनका बिजनेस कैसे रन होता है, किस वे से रन होता है। सो इसमें देखेंगे तो बिजनेस मॉडल में B2B और B2C 2 टाइप के बिजनेस मॉडल है। B2C में आपने देखा होगा जनरली आपको आइडिया होगा कि फूड डिलीवरी जो है वो तो है ही उनकी। सो फूड डिलीवरी में वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो भी ऑर्डर हम लोग देते हैं वो उनकी डिलीवरी करता है, राइट। आपने कभी बहुत बार देखा होगा, एक एग्जांपल मैं इसमें एक देता हूँ कि आपको 30% और 40% डिस्काउंट भी कभी जोमेटो से मिल जाता है। सो 30% 40% जो डिस्काउंट मिलता है वो जोमेटो कभी अपनी जेब से नहीं देता है। उसमें 2 पार्ट करते हैं हम लोग, उसमें जो 50-20 जो उसका हाफ पार्ट है और दूसरा 15-20 जो सेकेंड पार्ट है। 50-20 जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें कैसा होता है कि जोमेटो का जो मेन्यू होता है वो रेस्टोरेंट के मेन्यू से डिफरेंट होता है और उसमें ऑलरेडी वो इतना प्राइस ऐड करता है
ताकि आपको जब जब आपको प्राइस दे तो उस पर वो डिस्काउंट ऑफर कर पाए आपको। और जो दूसरा 50-20% है वो जो रेस्टोरेंट वाले से लेता है, रेस्टोरेंट वाले से इसलिए लेता है और वो लेके आपको वो पास ऑन करता है। रेस्टोरेंट वाला क्यों देता है? बिकॉज इससे क्या होता है कि जैसे जैसे कोई रेस्टोरेंट अगर जोमेटो के आईपी पे लिस्ट जोमेटो के प्लेटफॉर्म लिस्ट हो जाता है तो उसके बहुत सारे ऑपरेटिंग खर्चे जो है, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्पेस हो गया, रेंट हो गया, बहुत सारे खर्चे जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे मेन पावर का भी खर्चा हो गया, वेटर एक्स्ट्रा रखने नहीं पड़ते हैं, तो वो सब खर्चे कम हो जाते हैं। तो उस बेस पे वो कभी कभी अपना हिसाब से आपको मतलब जोमेटो को डिस्काउंट देता है और जोमेटो आपको पास ऑन करता है। तो जोमेटो खुद की जेब से कोई टाइप का डिस्काउंट आपको नहीं देता है। सो होप सो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जोमेटो किस तरह से डिस्काउंट देता है, राइट। सो जो और बहुत सारे बहुत केस में सिर्फ जोमेटो का जो मेन्यू है वो हमेशा डिफर रहता है। ओनली कुछ फ्यू केस में आपको कभी भी आपको सेम रेट मिल जाता है जो रेस्टोरेंट का है और जोमेटो का है, राइट। सो जोमेटो का जो सेकंड फीचर है B2C में वो है जोमेटो ऑर्डर बुक। जोमेटो ऑर्डर बुक में कैसा होता है कि आपको कोई रेस्टोरेंट में आपको ये टेबल बुक करना होता है तो आप जोमेटो का ऐप यूज कर सकते हैं, राइट। फिर तीसरा पॉइंट होता है जोमेटो लॉयल्टी सर्विस। जोमेटो लॉयल्टी सर्विस में क्या होता है कि आपको बहुत सारे बहुत टाइम में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हैं ड्रिंक्स प्रोवाइड करता है, फिर कुछ एक पे एक दो फ्री या ऐसा कुछ समथिंग आपको एक टाइप का स्कीम्स देता है लॉयल्टी का, बिकॉज आप उस पर ऑर्डर करते हैं। तो आपको एक आदत पड़ जाती है कि आप उस पर ऑर्डर रोज करें ताकि आपको इस तरह के बेनिफिट लॉयल्टी सर्विस आपको जोमेटो की तरफ से मिलती रहे। बट वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वो ऑलरेडी आपको ऐसी प्राइसिंग किया होता है कि आपको उसमें लॉयल्टी के बेस पे आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज दे के आप उसके पास से आपके पास से वो ऑर्डर निकाल लेता है, राइट। और जोमेटो का अदर फीचर्स, जोमेटो का अदर फीचर कैसा है, जैसे ऑन टाइम डिलीवरी और फ्री डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, उसके लिए आपको बोलेगा कि आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, राइट। तो आप क्या उस लालच में 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, अगर समझो माल अपना प्रोडक्ट नहीं आया, मतलब अपना फूड्स नहीं आया, तो आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी। बट अभी उनको मालूम है कि वो कभी भी मतलब ऑन टाइम मतलब सॉरी लेट तो हो गए नहीं, सो वो ऑन टाइम ही उनकी डिलीवरी होती है। तो 10-10 रुपया करके इतना सा भी वो लोग कुछ कमा लेते हैं। सो इस तरह की सर्विसेज जो है वो B2C में आती है उनकी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस ऑन B2B। B2B में उन्होंने जो अभी जो आपने देखा होगा बहुत बार आप जब लिस्ट ये देखते हैं जोमेटो का जो ऐप खोलते हैं तो आपको बहुत सारे जो भी रेस्टोरेंट होते हैं उनके लिस्ट नाम पहले आते हैं। तो उसमें क्या होता है वो पहले इसलिए आते हैं क्योंकि वो जोमेटो को उसके लिए पैसा देते हैं, राइट। तो वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस भी उस टाइप की जोमेटो करता है रेस्टोरेंट की, राइट। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसका फूड अच्छा है इसके लिए वो ऊपर आता है, ऐसा नहीं होता है। वो जोमेटो उसके लिए उसके पास से पैसा चार्ज करता है और उनके जो भी रेस्टोरेंट है उनका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिखता है, राइट। और ये रेस्टोरेंट इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि उनकी सेल भी जोमेटो से ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनकी डिपेंडेंसी जोमेटो पर बढ़ जाती है, तो वो उसके लिए पैसा देने के लिए भी रेडी होते हैं, राइट। और फिर उसके बाद एक नया उन्होंने कंसेप्ट निकाला है हाइपर प्योर करके। हाइपर प्योर में उन्होंने क्या किया है कि जो फार्मर होते हैं वो सॉरी जो जोमेटो है वो फार्मर को हेल्प करता है ऑर्गेनिक फूड्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है वो बनाने के लिए और केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करता है। मतलब जो उन्होंने मीडिएटर रोल प्ले कर दिया इधर फार्मर और रेस्टोरेंट के बीच में। तो उसके लिए क्या करता है कि जो फार्मर को भी फायदा हो जाता है, कुछ कमीशन उसमें से होता है वो मिल जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि रेस्टोरेंट को एक स्पेशल टैग दे देता है, वो टैग उसको हाइपर प्योर बना देता है, हाइपर प्योर का एक टैग दे देता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए भी वो जो रेस्टोरेंट है उसके लिए उसको भी पैसा मिलता है। तो इस तरह की एक सर्विस उसको प्रोवाइड करती है। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जो ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो उस तरह के रेस्टोरेंट को प्रीफर करते हैं। फिर जोमेटो जो है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करता है। बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है क्योंकि जोमेटो के पास जो है एक ह्यूज डेटाबेस है, इनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है कि वो डेटा माइनिंग करके आपको ये बता सकते हैं कि कौन से आदमी ने कौन से एरिया से क्या मंगवाया था आपके पास से, राइट। तो वो उनके पास एक पूरा डेटाबेस है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जुबलियन फूडवर्क। जुबलियन फूडवर्क भी ऐसे एक बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस ली थी किसी के पास से। तो उन्होंने एक फाइंड आउट किया था कि नॉर्थ जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर होता है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि बिरयानी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होती है। इसलिए उन्होंने फिर बाद में अपना एक ब्रांड लॉन्च किया एकदम करके, जो इसमें वो लोग बिरयानी जो है वो देते हैं। बिरयानी का जो प्रोडक्ट है वो लोग जुबलियन फूडवर्क्स देते हैं। तो उसी तरह से जो जोमेटो है वो रेस्टोरेंट के साथ मिलकर ऐसी टाइप की बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस देती है, राइट।
नाउ नाउ B2B सर्विस में एक और नया कंसेप्ट आया है, जोमेटो क्लाउड किचन। मतलब एक किचन रहता है, रेस्टोरेंट नहीं होता है, नॉर्मली किचन होता है, वो घर से भी ऑपरेट हो सकता है, कोई स्मॉल एरिया से भी ऑपरेट हो सकता है। वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बनता है, फूड बनता है, और उसके बाद वहाँ से सीधा जोमेटो का जो पर्सन होता है वो लेके जाके वो जो पर्सन कंसर्न पर्सन चाहिए उसके घर तक या उसके ऑफिस या किधर भी जब भी चाहिए वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें जोमेटो क्लाउड किचन में क्या होता है कि एक बेनिफिट दोनों को है। जोमेटो को तो वो उसका फीस वो जो मिल रही है, जो जो कमीशन कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है, और जो क्लाउड किचन है उसको एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कुछ होटल नहीं देना पड़ रहा है, रेस्टोरेंट में एक छोटे से जगह में वो फूड बना के वो डिलीवर करवा देता है। सो एक ये न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। जोमेटो ने खुद ने ये बोला है कि इसमें जो उनको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है और बहुत हाई है और इवन बूमिंग है। सो ये एक नया फंडा जो है उन्होंने अभी ये तैयार किया है, राइट। फिर जोमेटो व्हाइट लेबल करके एक और नया जो B2B सर्विस है वो उनका है। उसमें कैसा होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट कहते हैं कि हमको आपके इधर लिस्ट नहीं होना है, हमको आपका सॉफ्टवेयर दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंजेस करके ऑल्ट्रेशन करके जो बिजनेस के हिसाब से है, जो रेस्टोरेंट के हिसाब से है, उसको वो दे देता है और उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जोमेटो व्हाइट लेबल सर्विस, जो B2B में वो दे रहा है, राइट। फिर इसके बाद में उन्होंने एक नया इवेंट का भी चालू किया है, जिसे जुम्मा लैंड करके एक समथिंग चालू किया है, जिसमें वो लोग कुछ डे मतलब न्यू ईयर्स है या क्रिसमस और एनी कुछ भी ओकेजन पे वो लोग एक ये इवेंट करते हैं और इवन रेस्टोरेंट का प्रमोशन भी करते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए भी उनको फीस मिलता है और वो उस तरह से उनकी इनकम बनती है। सो इस तरह से इनका B2B और B2C दोनों उनका ये क्या बोलते हैं, ये उनका पूरा फंडा है, राइट। अभी हम समझेंगे उनका पर ऑर्डर इकोनॉमी, मतलब उनका एक ऑर्डर पे क्या इकोनॉमी उनका चलता है, कैसा बिजनेस उनका चलता है। हमारे पास दो कंपेरेटिव 2019-20 का और 2020-21 का, जो अभी जो 9 मंथ चल रहे हैं उनके हिसाब से है, राइट। 2019-20 में क्या है, उनका ऑर्डर साइज और एवरेज ऑर्डर साइज था 265 रुपीज का था लगभग। उसमें से वो लोग अर्निंग 58.9% उसमें से निकाल देते थे, इंक्लूडिंग कमीशन और डिलीवरी चार्जेस जो था उसमें से वो निकालते थे। और उसका जो खर्चा होता था, वो खर्चा जो लगभग उनको पड़ता था 89.40 डिलीवरी कॉस्ट उनको उसमें से पड़ता था। तो उनको तकरीबन 29 रुपये का 29.5 रुपये के हिसाब से उनको 29.50 के हिसाब से उनको पर ऑर्डर पर लॉस था। 2020-21 में फर्स्ट 9 मंथ तक, अब जो फर्स्ट 9 मंथ है उसमें उनका ऑर्डर साइज 400 रुपया हो गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, उसकी वजह से उनका ऑर्डर साइज बढ़ गया। और बट ये मेरे हिसाब से ये पूरा टेम्पररी उनका है। अगर मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ये लोग सस्टेन कर पाएंगे इतना बड़ा ऑर्डर साइज जो 400 रुपया है, या उनका ऑर्डर साइज बढ़ पाएगा। सो अभी उनका जो अर्निंग जो हो रहा है वो 89.60 हो रहा है उस ऑर्डर को पूरा करने पर, और जो एक्सपेंसेस उसको हो रहा है वो 60.670 हो रहा है। और उसमें अगर प्रॉफिट जो बन रहा है वो 22.90 पर ऑर्डर बन रहा है, राइट। सो इसमें ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये जो ड्यूरिंग द जो पेंडेमिक था उसमें उन्होंने जो वो डिस्काउंट है वो बहुत कम दिया है। ड्यू टू जो डिस्काउंट थे उन्होंने बहुत कम दिया है। पहले में जो 1920 में डिस्काउंट बहुत ज़्यादा आता था, इसकी वजह से उनका लॉस भी ज़्यादा था। और अगर आप समझो उसमें जो दूसरे खर्चे जैसे रेंट है, सैलरी है, वैलरी है, वो अभी तक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ये सिर्फ बिजनेस ऑपरेशनल का ही खर्चा ही में लिया है। अगर वो लेते हैं तो कंपनी तो उसमें और बड़े लॉस में दिखती है आपको। सो ऑर्डर से जितना स्मॉल रहेगा वो उनके लिए बहुत खराब है, और ऑर्डर से जितना बड़ा होगा तो उनकी ब्रेक इवन आने की पॉसिबिलिटी है। नाउ विल डिस्कस सम फाइनेंशियल्स ऑफ द जोमेटो, राइट। 2000 में मेरे पास 2018, 19 और 21 का जो 9th मंथ है उसके डेटा है। उसमें इनकम के हिसाब से देखेंगे तो 2018 में उन्होंने 487 करोड़ का रेवेन्यू किया था। फिर 2019 में 1397 का रेवेन्यू किया। फिर 2020 में 2742 का रेवेन्यू किया, करोड़ का रेवेन्यू किया। और 2021 से 9 मंथ अभी जो चल रहा है उसमें 1367 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया। इसके सामने हम एक्सपेंसेस देंगे तो बहुत हैवी है। 2018 में 593 करोड़ का एक्सपेंसेस था। फिर 2019 में 3600 का एक्सपेंस था। और 2020 में तो लगभग 5000 करोड़ का एक्सपेंसेस था। 2021 में 1723 का एक्सपेंसेस था। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2018 का 100 करोड़ का लॉस था, 2019 में 1000 करोड़ का लॉस था, और 2020 में 2385 करोड़ का लॉस था, और 2021 में अभी तक जो है 682 करोड़ का उनका लॉस हुआ है। सो ये बिजनेस बहुत ही डिस्काउंटेड बिजनेस है।
इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, उनको स्विगी के से थ्रू भी बहुत सारा कंपटीशन मिलता है और आगे जाके फ्यूचर में और भी कंपटीशन मिलने वाला है जिसमें वो जियो और अमेजोन भी आने वाले हैं। तो जो दूसरी रिटेल ब्रांड है वो भी इसमें लगभग इसमें हाथ पैर मारने वाली है। सो ये बिजनेस बहुत और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और उसके हिसाब से जोमेटो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अभी तक भी फ्यूचर का क्वेश्चन मार्क है, मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, प्रॉफिट अनसर्टेन है। सो और इसमें अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है वो कभी भी उसको नहीं मिल पाएगा, राइट। जोमेटो का एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने एक चीज किया कि मतलब प्लस पॉइंट नहीं कह सकते, ये न्यूट्रल पॉइंट है कि उन्होंने डेट नहीं ली है। डेट नहीं लिया, इसकी वजह से कंपनी थोड़ा सर्वाइव कर पाई बिकॉज उनका पैसा जो आ रहा है वो पूरा का पूरा वेंचर इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, मतलब बाहर के इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट कर, जैसे इन्फोएज है और कोई दो चार जो कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ही कम हो गई है। सो जो अपने क्या बोलते हैं दीपेंद्र पंकज चड्डा जी तो नॉन ऑपरेशनल पूरे हो गए हैं और दीपेंद्र जो गोयल है उनका स्टेक 5.5% स्टेक हो गया है। सो आप देख रहे हैं जितना और जो मेजर जो शेयर होल्डिंग है आज की तारीख में लगभग इसके पास इन्फोएज के पास 18.50 वही हाईएस्ट शेयर होल्डर जो है वो है। तो अगर प्रमोटर का अगर स्टेक कम होगा तो प्रमोटर ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं लेगा फ्यूचर में। सो एक ये भी एक उनका एक क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स पॉइंट्स हैं। तो जितना प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा होता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए इन्वेस्टर को भी बेनिफिट दिलवाता है। सो एक ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, राइट। सो नाउ वी विल कंपेयर जोमेटो वर्सेस स्विगी, राइट। जोमेटो का जो वैल्यूएशन है आज तक में $7.6 बिलियन है, स्विगी का लगभग $5 बिलियन यूएस डॉलर है। सिटीज में देखेंगे तो इंडिया में उन्होंने 526 सिटीज जोमेटो ने कवर की है और स्विगी ने लगभग 500 सिटीज कवर की है। डिलीवरी पार्टनर जो है वो जोमेटो के 1,61,637 इंडिया में है और 1,60,000 स्विगी के हैं। रेस्टोरेंट जो कवर किए उन्होंने 131,233 कवर की है अपने जोमेटो ने और स्विगी ने 1,20,000 कवर किए हैं, राइट। उनके जो कंपनी की जो रेवेन्यू है जो स्विगी और इसके जोमेटो को कंपेयर करेंगे तो 2019 में फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर 20 के जोमेटो ने 1136 करोड़ का जो प्रॉफिट रेवेन्यू जो जनरेट किया था, स्विगी ने 1122 करोड़ का किया था, राइट। और उसी जगह पे जोमेटो ने 2020 में 336 का किया था और स्विगी ने 2518 का किया था, राइट। एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो जोमेटो के जो स्विगी के एक्सपेंस देखेंगे तो जो स्विगी के एक्सपेंसेस बहुत हाई है। 2020 में जोमेटो ने 5,000 करोड़ का जो एक्सपेंसेस किया और जो स्विगी ने 6,545 का एक्सपेंसेस किया। कंपनीज का जो अगर लॉस प्रॉफिट में देखेंगे तो लॉस जो है स्विगी का जोमेटो से बहुत ज़्यादा है, राइट। सो जोमेटो का जो 2020 का जो डेटा है उसके हिसाब से 2,451 का लॉसेस है और स्विगी का 3,768 का लॉसेस है। सो अगर समझो कि जोमेटो का आईपीओ अगर सक्सेसफुल होता है और इन्वेस्टर को वैल्यू अच्छा मिलता है तो मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमें स्विगी का भी आईपीओ आना मतलब दिखेगा कि स्विगी का भी मतलब स्विगी भी विचार करेगा कि हमें भी आईपीओ लाना चाहिए, जोमेटो ला सकता है तो, राइट। और अगर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका वैल्यूएशन कैसा है। तो जो अभी जोमेटो का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई है। अगर हम उनका बिकॉज अभी हमारे पास प्राइस टू अर्निंग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते तो हम प्राइस टू सेल्स का कंपेयर करते हैं तो 20 टाइम्स जो है वो उन्होंने प्रीमियम ज़्यादा लिया है, राइट। सो नो मतलब कोई डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं है, राइट। तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर जोमेटो 1000 करोड़ का प्रॉफिट, जो अभी प्रॉफिट तो है नहीं है, प्रॉफिट के आसपास पहुंचने में तो भी 2-5 साल से 5 साल तो लगभग निकल ही जाएगा, राइट। तो 1000 करोड़ का अगर प्रॉफिट भी अगर अज्यूम ले लेती है तो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 60 रुपीज़ के आसपास आता है और उन्होंने प्राइस बैंड दिया 72 से 70 रुपीज़ का दिया है जो भी और भी हाई है। वो भी मैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट ले रहा हूँ उसके हिसाब से। अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट अभी लॉस के साथ जाता तो फिर तो उनका कोई वैल्यूएशन बनता ही नहीं है एक्चुअली। तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, प्रॉफिट है नहीं बिजनेस में। सो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में का हो सकता है क्योंकि इसमें रिटेल का उन्होंने 10% का ही कोटा दिया है। और दूसरा क्या है कि जोमेटो एक पॉपुलर कंपनी है, एक क्रेज उनके उस कंपनी के लिए एक क्या बोलते हैं क्रेज है और उन्होंने थोड़ा प्राइस 70 to 76 रुपीज़ रखा है तो शायद रिटेल इन्वेस्टर उसके बारे में सोच सकता है। तो उसमें एक ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें कैसा है कि कंपनी का जो लिस्टिंग मतलब आप शॉर्ट टर्म में उसको लिस्टिंग गेन के लिए
अप्लाई कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन में आपको हो जाए, राइट। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो जोमेटो इज नॉट प्रेफरेबल, बट शॉर्ट टर्म के लिस्टिंग गेन के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन में कोई रिलेशन नहीं होता फंडामेंटल के साथ, वो लॉन्ग टर्म में ही फंडामेंटल आपको बेनिफिट करता है। सो आप थोड़ा आईपीओ पढ़ने से पहले आप 2-3 दिन का सॉरी 3 दिन का आईपीओ जो है, 3 दिन जो चलने वाला है उसमें से आप फर्स्ट सेकंड डेज तक वेट कीजिए कि आईपीओ का रिस्पांस कैसा मिल रहा है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है आज की तारीख में 10 से 12 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कैसा चल रहा है और उसके बारे में लोग कैसी चर्चाएं कर रहे हैं, वो देख के ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सके या आइदर नुकसान तो ना हो। सो ये आप उसे समझ ओनली शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ही कर पाएंगे, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो को अभी प्रीफर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कह नहीं सकते हैं उसके लिए। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में आइडिया हो सके और वो अपना पैसा राइट टाइम पे राइट अच्छे आईपीओ में लगा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।